तो कल हम आप पढ़ चुके थे पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में, किस किस प्रकार से पॉलीमर को वर्गीकृत किया जा सकता है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको कि हमने जैसे मान लीजिए पॉलीथीन पढ़ा था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था यहाँ से ब्यूना एस, नाइलॉन 6 और एक और ले लेते हैं हम यहाँ से टेरिलीन। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एकलक इकाई के आधार पर पॉलीथीन किस प्रकार का बहुलक है, तो ये समबहुलक है। अगर हम आपसे पूछते हैं आणविक बलों के आधार पर ये कौन से प्रकार का बहुलक है, तो ये अपना ताप सुनम्य प्रकार का है। इसी प्रकार से अगर इसमें से पूछा जाए ब्यूना एस, ये क्या होते हैं, रेशे होते, अपने पास रबड़ है अपने पास, तो ये ब्यूरा लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये किस प्रकार के अपने पास आणविक बलों के आधार पर अगर हम इसे बात करें तो ये क्या होंगे, ये रबड़ में आता है, इसीलिए प्रत्यास्थ बहुलक होगा। तो जितने भी क्लासिफिकेशन हमने 5 पढ़े थे उस आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इनका करूँ आणविक बलों के आधार पर इनका वर्गीकरण करूँ, तो आणविक बलों के आधार पर पॉलीथीन कैसा होगा, ताप सुनम्य होगा। ब्यूना एस कैसा होगा अपना, ये प्रत्यास्थ होगा अपने पास। नायलॉन क्या होंगे, ये रेशों में आएंगे। टेरिलीन क्या होंगे, रेशे में आएंगे। अगर हम एकलक इकाई के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो यहाँ पर ये किस प्रकार का बहुलक होगा, इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती हैं तो ये समबहुलक होगा। अगर हम ब्यूना एस की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ती हैं तो ये कैसा होगा, ये सहबहुलक होगा। अगर नायलॉन 6 की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती हैं तो ये भी सहबहुलक होगा। इसमें भी 2 प्रकार की होती है, ये भी कैसा होगा, सहबहुलक होगा। अगर इसे हम संश्लेषण के आधार पर बात करें कि प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम है, तो ये चारों किसी ना किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, तो ये सारों कैसे होंगे, ये अपने पास होंगे संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। इसके बाद हम बात करें योगज या योगात्मक बहुलक होंगे या संघनन बहुलक। अगर पॉलीथीन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता तो योगात्मक बहुलक होगा। इसमें भी कोई अणु बाहर नहीं निकलता तो योगात्मक बहुलक होगा। लेकिन यहाँ पर पानी का अणु बाहर निकलता है तो संघनन बहुलक होगा। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। रबर का थोड़ा अलग से टॉपिक लिया है कि रबर में हम तीनों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक भी आएगी, वल्कनीकृत भी आएगी और संश्लेषित रबड़ भी आएगी। 3 रबड़ आएंगे, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्ध संश्लेषित। रबड़ बेसिकली क्या चीज होती है, आप इतना तो जानते होंगे कि रबर का क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है। अब ये जो रबर का जो पेड़ है हमारे पास, रबर के पेड़ से इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हेविया ब्रासिलियेंसिस। हेविया ब्रासिलियेंसिस कि रबर के पेड़ हेविया ब्रासिलियेंसिस से एक दूध के समान चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। आप चाहे तो आप अपनी कॉपी में धीरे धीरे इसको नोट कर सकते हैं। हेविया ब्रासिलियेंसिस से दूध के समान चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स या क्षीर कहा जाता है। इसके अंदर हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम पानी डालकर, ये तो अपना लेटेक्स है, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी इसके अंदर मिलाते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा तनु कर लेते हैं। तनु कितना करते हैं, लगभग इसको 10 से 20% तक तनु कर लेते हैं कि अगर 100 ml पानी है तो इसमें से सिर्फ 20 ग्राम क्या है, रबड़ है। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो है अपना एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऐड करने के बाद यहाँ पर सरल भाषा में कहूँ तो अवक्षेप सा प्राप्त हो जाता है। वैसे सही शब्द स्कंदन है, लेकिन अभी हमने स्कंदन को नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं सरल भाषा में क्या कहूँ, एक अवक्षेपण के रूप में, मतलब नीचे अवक्षेप के रूप में, स्कंदन के रूप में रबर के कण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जो रबड़ के कण जमा होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रबड़। जैसे हमने प्रयोगशाला में भी, लैब में भी करके देखा है कि 2 विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो नीचे अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। जैसे हम सल्फेट का टेस्ट करते हैं तो तनु विलयन लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का जैसे विलयन डालते हैं तो रखने में क्या मिल जाता है, हमें अवक्षेप प्राप्त हो जाता है नीचे। इसी तरह से जब रबड़ का जो विलयन होता है इसमें एसिटिक अम्ल डालते हैं तो नीचे जो कण प्राप्त होते हैं अवक्षेपण के रूप में, वो क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है। इस प्राकृतिक रबड़ जो है अपना प्राकृतिक नाम से आ रहा है, तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त,
अब ये जो रबड़ प्राप्त हुआ है इसमें क्या होता है, इसके अंदर इस प्रत्यास्थता बहुत कम होती है। प्रत्यास्थता का अर्थ क्या है, इसमें खींचने की क्षमता बहुत कम होती है। अगर थोड़ा सा भी इसे खींचते हैं तो ये टुकड़ों के रूप में टूट जाता है, भंगुर प्रकृति का होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी विशेषता क्या लिख सकते हैं, प्रत्यास्थता कम होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, तो प्रत्यास्था खींचने की क्षमता कम होती है, पानी का अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, ज्यादा तापमान पर यह नरम हो जाता है और अति कम तापमान पर भंगुर रहता है। भंगुर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कोई पुरानी रबड़ होती है, उसको अगर हम तोड़ें तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। खींचने की क्षमता बहुत कम होती है। अब हम इसकी इकाई पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या होता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्या होता है प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन का बहुलक ही प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। और आइसोप्रीन के बहुलक का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे आइसोप्रीन का अणु जुड़ा, वही एक आइसोप्रीन का अणु दूसरा आइसोप्रीन का, तीसरा आइसोप्रीन का, चौथे आइसोप्रीन का, बहुत सारे आइसोप्रीन के अणु जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, पॉली आइसोप्रीन। मतलब 100-200 अणु हमने जोड़ दिए तो क्या बन गया, ये पॉली आइसोप्रीन। अब हमें ये सीखना है कि आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, पॉली आइसोप्रीन हम कैसे बनाएंगे। तो अब आगे सीखते हैं हम पॉली आइसोप्रीन क्या होता है। देखें यहाँ से, आइसोप्रीन नहीं पता हमें, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ब्यूना एस जो है, मैंने आपसे कहा था ब्यूना वाले वर्ड वाले सारे क्या होते हैं, रबड़। इसका मतलब कुछ कुछ इसके जैसी इकाई तो आएगी। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन ही लिख लेते हैं हम, 1 2 3 और ये 4 ब्यूट लिख लिया हमने। अब 1,3-ब्यूटाडाइईन हमने यहाँ से लिखा, ये लिख दिया हमने 1 2 3 और ये 4। अब आप इसकी सेकंड नंबर पोजीशन पर क्या लगा दीजिए, कार्बन लगा दीजिए। क्या लगा दिया, कार्बन संयोजकता पूरी तो क्या लगा दिया, मैथिल। चाहे तो बाकी संयोजकता भी पूरी कर सकते हैं। ये H हो गया, यहाँ से भी H, यहाँ से H नहीं आएगा, 1 2 3 4 हो गई, यहाँ से CH2। ठीक है बच्चों, अब यही जो अपना होता है इसको क्या कहते हैं हम, आइसोप्रीन। यही क्या है, आइसोप्रीन। सिर्फ क्या करना है कि 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगा देना है, मैथिल। 1,3-ब्यूटाडाइन तो लिखना आता है, तो मतलब क्या हुआ, 2 मैथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसके कितने अणु लेने हैं हमको, N। N का मतलब क्या है, 100-200। N का मतलब यहाँ 1 2 3 4 नहीं है, N का मतलब 100 प्लस है कम से कम, कि 100 से ज्यादा, मतलब 100 101 102 103। खूब सारे अणु किसके लेने हैं, आइसोप्रीन के हमें लेने हैं। अब इसके बाद क्या बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट, वही देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मैंने आपको सिखा रखा है, इसको कंटिन्यूअसली घुमाइए, यहाँ से यहाँ घुमाया, यहाँ से इसको क्या ले गए, बाहर। जैसे ले गए आप जानते हैं साइडों में लेफ्ट और राइट साइड क्या छूटेगी, संयोजकता छूटेगी। पहले कार्बन लिख देते हैं, एक डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल, फिर कार्बन, सिंगल का क्या हो गया, डबल, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल, और दोनों तरफ से संयोजकता क्या छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। और ये जो कार्बन है इस पर क्या लगा दीजिए, CH3, और ये लग गया हमारा N। बहुत सारे अणु हो गए, और इसी को हमने क्या कहा, पॉली आइसोप्रीन। और यही क्या कहलाता है, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ में पॉली आइसोप्रीन ही प्राकृतिक रबड़ है, आइसोप्रीन का बहुलक। अब यहाँ पर जो ये पॉली आइसोप्रीन बना, ये भी 2 प्रकार का होता है अपने पास। यहाँ पर इसका एक तो होता है समपक्ष रूप और एक होता है विपक्ष रूप। हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों हमारी क्लास में कि समपक्ष रूप में जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं उसमें अगर द्विबंध के कार्बन के दोनों ओर संयोजकताएं भिन्न भिन्न जुड़ी हों और अगर समान संयोजकताएं विपरीत ओर जुड़ी हों तो ऐसे क्या कहलाते हैं, विपक्ष रूप कहलाता है। लेकिन अगर संयोजकताएं एक ओर जुड़ी हो तो वो क्या कहलाता है, ये इसका समपक्ष रूप कहलाता है। ठीक है, बाकी हमें कुछ ऐसा ही करना है आइसोप्रीन के साथ। मैं H पूरे कर देती हूँ, यहाँ CH2, ये H, यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये CH2। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉली आइसोप्रीन का हमें बहुलक, समपक्ष बहुलक कैसे बनाना है। क्या समपक्ष रूप हम बना रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे पहले आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन लिखना है। ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड C, CH2, ये CH3, इसका हमें बनाना है। सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, डबल बॉन्ड। क्या पकड़ेंगे यहाँ से बच्चों, डबल बॉन्ड। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, CH3
3 लगा दिया। नीचे क्या लगा हुआ बच्चों, CH2 और बॉन्ड क्या छूटा हुआ है, खाली। आगे देखिए, इस वाले कार्बन से 2 संयोजकता है, एक तो CH और दूसरा क्या है, H है। तो यहाँ से अगर मैं ये देखो, इसमें CH2 है और इसकी भी क्या थी, CH2। तो अब यहाँ से CH2 को तो मैंने लिख दिया नीचे और H को कहाँ लिख दिया, ऊपर। और ये इसके बीच में ये इसका खाली छूट गया बॉन्ड। समझ में आया। अब इसके आगे मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर जगह इतनी है तो मैं इसी के आगे लिख देती हूँ एक और मॉलिक्यूल। इसी के आगे देखो C डबल बॉन्ड C, जैसा ये लिखा है ना वैसा की वैसा लिख दो। ये देखो H, ये नीचे CH2 था, यहाँ भी लिख दो ये CH2। आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली ये जुड़ गया। आगे देखो यहाँ से ये CH3, नीचे क्या है बच्चों, CH2, ये डैश खाली छोड़ दिया आगे हमने। अगर मेरे पास आगे और जगह होती तो मैं इसी के आगे बनाती, मेरे पास यहाँ जगह है मैं यहाँ बना देती हूँ। देखो C डबल बॉन्ड C, एज इट इज संरचना H, ये CH2 डैश CH3 और ये CH2। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर हमने लिखी, देखो CH2 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 एक ही और आ रहा है, और ये मैंने लगा दिया यहाँ से इसमें N। तो यही है पॉलीआइसोप्रीन का समकक्ष रूप, ठीक है। और जो समकक्ष रूप है यही कहलाता है प्राकृतिक रबड़। अब हमें इसका कैसा पढ़ना है, विपक्ष रूप पढ़ना है। विपक्ष रूप में हमें एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, क्या ध्यान रखनी है, ये जो अपन लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अभी देखो ऊपर क्या लिखा था, HCH3, लेकिन यहाँ से एक चीज हमें देखो, इसी तरह तो बनाते हैं ज्यामिति समावि, C डबल बॉन्ड C, इसमें 2 संयोजकता, यहाँ छोड़ दी 2 से। अब देखो 4 संयोजकता कौन कौन सी है, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH2, एक तरफ H दूसरी तरफ CH2, समान कौन सा है, CH2। तो सबसे पहले इसको पकड़ो। अगर मैंने CH2 और CH2 को आमने सामने लिख दिया जब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समकक्ष रूप हो जाएगा। CH2, एक CH2 ऊपर लगाइए और एक CH2 कहाँ लगाइए, नीचे लगा दीजिए। देखिए एक ऊपर लग गया और एक नीचे। बचा हुआ जो है इस CH2 के साथ क्या बच गया, CH3, इसको नीचे ले लो। इस CH के साथ क्या बच गया, H बच गया, इसको कहाँ ले लो, ऊपर। ये क्या बन गया, इसका विपक्ष रूप। अब आगे देखिए कैसे बनाना है हमें, यहाँ पे वही C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ से हमें कैसे लिखना है, पहले इसकी 4 संयोजकता बना लो। बना ली 4। देखो यहाँ से ये CH2 खाली तो रह नहीं सकता, इसको बॉन्डिंग चाहिएगी, तो ये CH2 के साथ बॉन्डिंग किसकी होगी, CH2। ऊपर CH2 आ गया तो नीचे भी क्या आएगा, CH2 आएगा। ये लो लग गया। अब बच गई संयोजकता 2। अब इस पे क्या क्या लगाना है, देखो आगे वाले में क्या लगा हुआ था, H, ये आ गया। फिर पीछे वाले में क्या बच गया, CH3, ये लग गया। अब ये देखो यहाँ से आगे हम और क्या बना सकते हैं, मैं फिर से एक बार और बना दूंगी ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ से ये देखो 1 2 3 और ये 4, ये नीचे CH2 है, ये लगा दिया नीचे CH2, ऊपर CH2 लिख दो, ये संयोजकता खाली रह गई। अब देखो एक H और दूसरा CH2 तो लग गया, नीचे क्या रह जाएगा, H। फिर देखो यहाँ से एक CH2 नीचे, CH3 नीचे, ऊपर CH2 लग गया, नीचे ऊपर क्या जाएगा, CH3, और ये लगा दिया यहाँ से हमने N। तो ये जो उसका हो गया कैसा रूप हो गया, ये पॉलीआइसोप्रीन का कैसा रूप है बच्चों, विपक्ष रूप, जिसको हम क्या कहते हैं, गट्टा पारचा, ठीक है, गट्टा पारचा। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ पॉलीआइसोप्रीन का समकक्ष रूप कैसे है और इसका विपक्ष रूप कैसे। देखें यहाँ से थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, है ना, एक बार देख लो और क्लियर हो जाएगा आपके। ये लिखा था हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। इसके अंदर हमने सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दिया, मिथाइल। ये N मॉलिक्यूल्स हो गए, इसको यहाँ मूव किया, इसको यहाँ मूव किया, 1 2 3 और ये 4, बीच में ये आ गया, ये अपना CH3 हो गया, यहाँ से ये हो गया N। ये आइसोप्रीन है बच्चों, ये पॉली आइसोप्रीन है। अब यहाँ से ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसके हमें क्या बनाना है, ज्यामिति समावयवी बनाना है। तो यहाँ ज्यामिति समावयवी बनाने के लिए हमें 4 संयोजकताएं चाहिए होती है। एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 डैश, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है H और दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 डैश। ये आपका है। अगर आप इसी तरह की यूनिट देखो, CH2 कहाँ है, आमने सामने है, इसका मतलब ये समकक्ष रूप। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा आप आगे करते जाएंगे, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा उतार दीजिए। देखो ये H, ये CH2,
ये ऊपर CH3 और ये नीचे CH2 डैश। फिर उतार दीजिए C डबल बॉन्ड C, बिल्कुल ऊपर H, नीचे क्या होता है, नीचे CH2, ऊपर यहाँ से अपना CH3 और ये उतार दीजिए अपना CH2 डैश। और ये अपना क्या बन गया, प्राकृतिक रबड़। विपक्ष रूप में ये देखिए यहाँ से C डबल बॉन्ड C, यहाँ से हमारे पास 4 संयोजकताएं इसकी होंगी। एक CH2 को ऊपर लिखिए, दूसरे CH2 को नीचे लिखिए। यहाँ पे जो बच गया देखो, ऊपर CH3 था तो CH3 को यहीं लिख दो, और जो बची संयोजकता क्या है, H है। अब CH2 से कंटिन्यू हमें करना है, 4 संयोजकताएं निकाली, एक CH2 यहाँ है तो इसका मतलब इसके पास में CH2 आएगा। ये CH2 यहाँ है तो इसके जस्ट विपरीत में क्या जाएगा, CH2। बचा हुआ क्या रह गया, H। ये नीचे आ गया CH3, C डबल बॉन्ड C, ऊपर ये 4 संयोजकताएं निकाली, ये CH2 है तो यहाँ भी CH2 आएगा, नीचे भी CH2 आएगा। जो बच गया उसको लिख दो, ठीक है। अपने हाथ से करके देखिएगा, इजीली समझ आ जाएगा। तो समरी में क्या हो गया, प्राकृतिक रबड़ से का हैवी या बेसिलेंस स्टेड होता है, लेटेक्स नाम का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसमें एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, तनु करते हैं उसको, तो हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़ 2 रूप में होता है, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष रूप जो होगा ये प्राकृतिक रबड़ है, जो विपक्ष रूप होगा इसको क्या कहते हैं, हम गट्टा पारचा कहते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे रबर का वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण क्या होता है, जो प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा प्रत्यास्थ नहीं होता, खींचने की क्षमता बहुत कम होती है। तो प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए रबड़ की अभिक्रिया सल्फर से करा दी जाती है, जिससे रबड़ की प्रत्यास्थता में वृद्धि हो जाती है। और ये जो इसका रबर का वल्कनीकरण किया गया था, ये गुडईयर नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। कई बार पेपर में आता है वल्कनीकृत रबर किसे कहते हैं। जब प्राकृतिक रबड़ की अभिक्रिया सल्फर से कराई जाती है तो रबर की प्रत्यास्थता में वृद्धि होती है, क्योंकि द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं गंधक के क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती हैं। कहने का अर्थ है कि जो डबल बॉन्ड है इनके बीच में क्या जाता है, सल्फर। देखो रिएक्शन के माध्यम से कर देखना, बस आपको क्या करना है, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि प्राकृतिक रबड़ प्लस अभिक्रिया किससे कराई, सल्फर से, तो मिलने वाला क्या होता है, वल्कनीकृत रबड़। क्यों करते हैं, प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए किससे अभिक्रिया कराते हैं, सल्फर से। और प्राप्त होने वाला रबड़ क्या कहलाता है, वल्कनीकृत रबड़। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैसा होता है अपने पास, ये अपना होता है पॉलीआइसोप्रेन। अब ये जो पॉलीआइसोप्रेन है यहाँ पर N लिखा था, N ना लिख के हमने इस तरह से कर दिया। इसका मतलब कि सॉरी, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये प्राकृतिक रबड़ है, हमने यहाँ पर इसको N ना लिख के इसको इस तरह से कर दिया। इसका मतलब यह है कि और भी इकाइयाँ आगे और पीछे जुड़ रही हैं। ये H2 हो गया अपना, ये H, यहाँ पर ये H2, ठीक है। एक और लिया हमने, यहाँ से किससे अभिक्रिया है, सल्फर। सल्फर के 8 अणु आपस में जुड़ते हैं। एक और ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH2 और ये आगे इस तरह से। इस जिगजैग लाइन का मतलब है कि आगे भी इसी तरह के कण जुड़े हुए हैं। जब सल्फर की अभिक्रिया इससे होती है तो ये जो डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में क्या जुड़ जाता है, सल्फर जुड़ जाता है। देखिए कैसे दिखाएंगे, CH2, ये CH, जब बीच में जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद ये C, फिर CH3, ये CH2, ये इस तरह से जिगजैग लाइन बना दी। एक और लिख दिया जैसा कि ऐसा, CH3, CH3, CH2, ठीक है। अब बीच में ये जो सल्फर है वो कहाँ जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में। ये देखिए यहाँ से जुड़ गया सल्फर। आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने बैकेलाइट में भी बीच बीच में बंध जोड़े थे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सल्फर का त्रियक बंधों द्वारा जुड़ना। त्रियक बंधों द्वारा जुड़ना, जिससे रबड़ की प्रत्यास्थता में वृद्धि होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकृत रबड़, जिसको हमने पढ़ा था अर्ध संश्लेषित में। 3 पढ़े थे शुरू में, प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित बहुलक और तीसरा संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक रबड़ ये वाला अपने पास प्राकृतिक बहुलक है, ये वाला जो आएगा अपने पास संश्लेषित है। जबकि ब्यूना N की बात करें तो ये कैसे हैं, संश्लेषित बहुलक है,
ठीक है, क्योंकि संश्लेषित रबड़ है, ये वल्कनीकृत रबड़ है, और वो पॉलीआइसोप्रीन थी वो हमारी प्राकृतिक रबड़ थी। देखिए रबड़ जो है अलग, जो अन्य उदाहरण मैंने सारे लिख दिए जितने भी रबड़ है। ब्यूना एन और ब्यूना एस को हम बता चुके हैं। ब्यूना एन का एक नाम और है नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, इसका दूसरा नाम है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़। अब हमारे पास चार और हैं। पीआईबी, पीआईबी का मतलब क्या है यहाँ पर, पॉली आइसो ब्यूटाइलिन रबड़, ठीक है। अब ये क्या होता है, पॉली आइसोब्यूटाइलिन रबड़। तो इसको समझने के लिए यहाँ देखिएगा हमारे पास शब्द क्या आ रहा है, ब्यूट आ रहा है। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3, और इसमें लेकिन एक सेकंड, आइसो शब्द भी तो आ रहा है हमारे पास, तो इस आइसो को हम लिखने के लिए एक कार्बन और आएगा। तो ये तो होता है बच्चों आइसो ब्यूटेन, लेकिन हमें आइसो ब्यूटाइलिन लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। एक चीज आपको याद होगी, मैथिलीन सिखाया था, मैथिलीन में भी 2 संयोजकताएं छूटती हैं। एथिलीन सिखाया था, एथिलीन में भी 2 संयोजकताएं छूटती है। तो प्रोपाइलिन कह दें या ब्यूटाइलिन कह दें, तो इसमें भी तो 2 संयोजकताएं फ्री होंगी। वो 2 संयोजकताएं फ्री कैसे होंगी वो हम आपको बताते हैं। यहाँ आइसोब्यूटाइलिन ये तो मैंने इस तरह से लिख दिया, लेकिन जब इसका बहुलक हम बनाएंगे तो इसको ऐसे ना लिख के हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देंगे। मतलब इसको खड़ा कर दीजिए इस तरह से। खड़ा कैसे कर देंगे, ये देखो 1 2 3, मतलब मैंने इस तरह से लिखा था, मैंने इसको कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, और डबल बॉन्ड लिख दिया यहाँ पे। अब इसके एच पूरे कर दीजिए, CH3 CH3, इसके तो इसमें तो आएगा नहीं, और ये हो गया CH2। कितने अणु ले लिए, N अणु ले लिए। और ये आप जानते हैं डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ घुमा दीजिए, तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पर ये CH3, और 2 संयोजकताएं तो फ्री होंगी ही होंगी, और ये लगा दिया N। इसी का नाम है पॉली आइसोब्यूटाइलिन रबड़। मैंने यहाँ पर अभी एक के भी उपयोगों की बात नहीं करी है, उसके उपयोग की एक हम चार्ट बना के अलग से सारणी बना लेंगे कि किसका क्या उपयोग है। वैसे इसका उपयोग जो होता है, ये बास्केटबॉल जो बनाई जाती है उसकी आंतरिक संरचना बनाने में होता है, ताकि ये हवा के लिए जो होता है ये अभेद्य होता है, मतलब हवा जो होती है इसको पार नहीं कर सकते जल्दी से, तो ये हवा को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। तो बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बाकी उपयोगों की एक अलग से वो बना देंगे, चार्ट बना लेंगे। अगला अपने पास है पीबी। पीबी कुछ भी नहीं है बच्चों, पीबी का मतलब है पॉलीब्यूटाडाइन। मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे बताने की आवश्यकता पड़ेगी। पॉलीब्यूटाडाइन खुद समझ जाएंगे। ब्यूटाडाइन वही मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, कुछ नहीं करना। ये लो, ये घुमा दिया, N अणु ले लिए, जैसे ही घुमाओगे आप तो यहाँ से ही डबल बॉन्ड यहाँ के सिंबल हो जाएगा, यहाँ से सिंगल, और ये छूट गए इसके N। ये हो गया पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। अगला है अपना नियोप्रीन रबड़। नियोप्रीन की जो एकलक इकाई होती है बच्चों वो होती है क्लोरोप्रीन। क्या होती है नियोप्रीन की एकलक इकाई, क्लोरोप्रीन। अच्छा देखो, क्या बोलते हैं अपन, देखो हमने आइसोप्रीन सीखा था ना। आइसोप्रीन क्या था, ये अपना 1,3 ब्यूटाडाइन सबको लिखना आता है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। अगर मैं कार्बन लगा दूं तो आइसोप्रीन हो गया, लेकिन वो शब्द क्या बोल रहा है, क्लोरोप्रीन। इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे Cl। ऊपर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा दो, तो ऊपर या नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अपना हो गया क्लोरोप्रीन। मतलब अगर आइसोप्रीन आता है तो CH3 लगाना है, क्लोरोप्रीन आता है तो Cl लगाना है। यहाँ से इसको बॉन्ड घुमा दीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये आगे ये कितने अणु ले लिए, N अणु ले लिए। N का मतलब कुछ भी है अपना, 100 200 300 कुछ भी हो सकता है। N मतलब एक संख्या है, ये रिएक्शन का भाग नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ से अपना C, ये C डबल बॉन्ड C। अब इसके बाद ये जो Cl है वो लगा दीजिए, दोनों तरफ से बॉन्ड खोल दीजिए, और ये लग गया N। गैसकिट बनाने में वैसे इसका उपयोग होता है, और इसी का नाम क्या है बच्चों, नियोप्रीन। क्या नाम है इसका, नियोप्रीन। अब लास्ट का अपना क्या बच गया यहाँ से, ABS रबड़। ABS रबड़ का मतलब क्या है, हमने ब्यूनाइन ब्यूनाइस पढ़ा था, इसका एकदम मतलब दोनों को मिला दे तो वही बनेगा। A का मतलब है एक्राइलो नाइट्राइल, बीच में क्या रहेगा बच्चों, एक्राइलो नाइट्राइल। फिर क्या आ जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा अपना
स्टाइरीन। इनका रेशियो कितना कितना होता है, एक्राइलोनाइट्राइल यहाँ से होता है अपना 30%, यहाँ से होता है ये 20%, और बचा हुआ स्टाइरीन कितना होता है 50%। बस इसको आपस में मिला दीजिए। एक्राइलोनाइट्राइल ये आप सभी जानते हैं, एथीन लिखा, एथीन के नीचे क्या लगा दिया, CN। 1,3-ब्यूटाडाइन, पहले ब्यूट लिखा, फिर 1 और 3 पोजिशन में डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, तो ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। और फिर क्या लिख दिया, स्टाइरीन। यहाँ एथीन लिखा, नीचे क्या लिख दिया, C6H5। सबके कितने अणु ले लिए, NN अणु ले लिए, बॉन्ड घुमा दीजिए। बस बॉन्ड को मतलब कंटिन्यूस घुमाना है एकांतर क्रम में। यहाँ से घुमाया, ये यहाँ से यहाँ आ गए, ये यहाँ से इन दोनों के बीच, और ये क्या चला गया, बाहर चला गया। जो बच गया उसको लिख दीजिए, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, जिनके बीच बॉन्ड नहीं था वहाँ बॉन्ड आ गया, ये यहाँ से बन जाएगा अपना C6H5। और ये पूरा रबड़ क्या कहलाया, ABS रबड़। तो यहाँ से ये ABS रबड़ यहाँ से खत्म होते हैं। रबड़ के जो एग्जाम्पल है, प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़ और अर्धसंश्लेषित रबड़। ये जितने भी रबड़ मैंने आपको लिखे 6 के 6, ये सारे जो रबड़ हैं वो कैसे हैं, ये संश्लेषित रबड़ है। जबकि सल्फर वाला जो था वो अर्धसंश्लेषित वल्कनीकृत रबड़ था, और पॉलीआइसोप्रीन जो था प्राकृतिक रबड़। तो यहाँ से रबड़ का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।